दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार और एडवेंचर फैंटेसी से भरपूर मूवी की कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस धरती के आखिरी छोर पर एक पैलेस है जो कि पूरा सोने का बना है, जिसका नाम सूर्या मौर्य पैलेस है। और इसी पैलेस के नीचे एक जादुई ग्लेशियर है। और जब यह ग्लेशियर पिघलता है तो इसका पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और जिसके चलते इस पानी को वाटर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। बहुत से लोग उस पैलेस की तलाश में वहां गए, लेकिन उस पानी को आज तक कोई हासिल नहीं कर सका, क्योंकि वहां से कोई भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एस्पिन और उसके दोनों भाइयों को देखते हैं, जो पेड़ काटने का काम करते हैं, जिसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं और उसी से उनका घर का खर्चा चलता है। वहीं आज उनके साथ एक छोटा बच्चा भी आया होता है, जिसे पेड़ काटने का ज्यादा अनुभव नहीं है, और इसी वजह से वह पेड़ को गलत दिशा में गिरा देता है, जिसके चलते उनका बॉस आज मरते मरते बचता है। और इस वजह से उनका बॉस गुस्से में उस बच्चे को नौकरी से निकाल देता है। अब एस्पिन और उसके भाई अपने बॉस से रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, प्लीज उसे नौकरी से मत निकालो। लेकिन उनका बॉस कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था, और इसलिए वो इन तीनों को भी नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद जब वो घर आकर अपने पिता को इस बारे में बताते हैं, तो इस पर उनके पिता उनसे कहता है कि इसमें गलती तुम लोगों की है, तुम्हें ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। तभी उनके घर पर एक शाही बग्घी आकर रुकती है, जिसमें से एक शाही नौकर निकलता है, जो बग्घी से नीचे कदम रखने में भी सोच रहा था। अब वो उनसे कहता है कि दरअसल आज हमारी राजकुमारी क्रिस्टीन का जन्मदिन है, और इसलिए उन्होंने आप सभी को अपने इस आयोजन में शामिल होने का आदेश दिया है। इस खबर को सुनकर वो तीनों भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर वो तीनों भाई प्रिंसेस क्रिस्टीन की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। दरअसल वो लोग गरीब थे, और उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं होते हैं, और इसी वजह से वहां पर मौजूद सभी लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। अब एस्पिन राजकुमारी क्रिस्टीन को बर्थडे विश करता है। वो प्रिंसेस के लिए कोई गिफ्ट भी लाया था, लेकिन क्रिस्टीन के पिता अपने मंत्री को इशारा करके कहता है कि उसे वहां से जल्दी हटाओ। अब वो मंत्री एस्पिन को वहां से जाने के लिए कहता है, जिस पर एस्पिन को थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद जब वो वहां पर बहुत बड़े बड़े और कीमती गिफ्ट रखे हुए देखता है, तो एस्पिन शर्मिंदा हो जाता है, और वह अपने गिफ्ट को वापस अपने बैग में रख लेता है। वहीं एस्पिन का छोटा भाई पोल जब खाना खाने जाता है, तो वहां पर उसे एक अजीब लड़की मिलती है, जो पोल को देखते ही उसे लाइक करने लगती है, और वो उसे अपने साथ डांस करने का ऑफर देती है। लेकिन पोल को यह सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उस लड़की से पीछा छुड़ाकर अपने भाई के पास आ जाता है। वहीं एस्पिन के दूसरे भाई के कपड़े को देखकर एक आदमी उसे अपना कोट पकड़ा देता है, और फिर एक वेटर आकर उसे ड्रिंक थमा देता है और उससे कहता है कि जाओ और राजा और रानी को ड्रिंक सर्व करो। ना चाहते हुए भी एस्पिन का भाई राजा और रानी को ड्रिंक सर्व करने चला जाता है। इसके बाद राजा अपनी ड्रिंक पीता है, और फिर जैसे ही अपनी स्पीच स्टार्ट करता है, दूसरे ही पल राजा और रानी बेहोश होकर गिर जाते हैं। अब सभी लोग यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस ड्रिंक को एस्पिन के भाई ने उन्हें सर्व की थी, और इसी वजह से सभी को यह लगता है कि उस ड्रिंक में जहर है। अब राजा का एक मंत्री प्रिंसेस को बताता है, आपके माता पिता को यह ड्रिंक इस लड़के ने पिलाई थी। यह सुनकर प्रिंसेस क्रिस्टीन एस्पिन के दोनों भाइयों को काल कोठरी में कैद करने का आदेश दे देती है। अब एस्पिन प्रिंसेस और उसके मंत्रियों को बताता है कि मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते, वो दोनों बेकसूर हैं। लेकिन अब एस्पिन की बातों पर कोई यकीन नहीं करता। इसके बाद रात होने पर राजा और रानी के स्वास्थ्य को शाही बेद द्वारा जांच की जाती है। तब वह बेद यह कन्फर्म कर देता है कि राजा और रानी को जहर दिया गया था, जिसकी वजह से वह दोनों कोमा में चले गए हैं, और अब उन्हें कोमा से बाहर लाना नामुमकिन है। यह सुनकर राजकुमारी क्रिस्टीन बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी एस्पिन भी वहां पर आ जाता है, और वह राजकुमारी से कहता है, आप मेरे भाइयों को छोड़ दीजिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इस पर राजकुमारी उससे कहती है कि तुम्हारे भाइयों की वजह से मेरे माता पिता कोमा में चले गए हैं, और शायद अब वो दोबारा उठ भी नहीं पाएंगे। राजकुमारी को बहुत दुखी देखकर एस्पिन राजकुमारी से कहता है कि क्या आपने पहले कभी सूर्या मौर्य के बारे में सुना है? इस पर शाही वेद हंसने लगता है,
और वो उससे कहता है कि ऐसा कोई भी पैलेस नहीं है, यह सिर्फ एक कहानी है। तब एस्पिन कहता है कि यह कोई कहानी नहीं है, यह सच है। वहां पर वाटर ऑन लाइफ नाम का जादुई पानी है और जिसके इस्तेमाल से किसी भी बीमारी का इलाज संभव है। अब राजकुमारी क्रिस्टीन के पास अपने माता पिता को बचाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो अब एस्मिन के साथ उस जादुई पानी को हासिल करने के सफर पर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम उस वेटर को देखते हैं जिसने उस ड्रिंक में जहर मिलाया था। वो एक बार में आता है और वहां पर वो अपने ग्रुप के लोगों से मिलता है और उन्हें बताता है कि मैंने अपना काम कर दिया है। राजा और रानी दोनों हमेशा के लिए गहरी नींद में चले गए हैं, लेकिन राजकुमारी क्रिस्टीन ने उस ड्रिंक को नहीं पिया, जिससे वह बच गई। और अब वह अपने माता पिता को बचाने के लिए उस जादुई पानी को लेने जा रही है। यह सुनकर वो लोग अब राजकुमारी के पीछे जाकर उसे मारने का प्लान बनाते हैं। दरअसल यह लोग राजा और रानी को मारकर इस पूरे राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। अब वो बैटर उनसे इस काम के पैसे मांगता है। तब उस ग्रुप की एक महिला उसे एक ड्रिंक पीने के लिए कहती है। अब जैसे ही वो उस ड्रिंक को पीता है, उसकी सेहत खराब होने लगती और वो वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ हम एस्पिन और राजकुमारी क्रिस्टीन को देखते हैं जो एक जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन अब आगे का रास्ता एस्पिन को भी नहीं पता होता है। और तभी उनके सामने एक गिलहरी आती है और वो एस्पिन को अपने पीछे आने के लिए कहती हैं। इसके बाद एस्पिन और राजकुमारी उस गिलहरी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन हर बार वो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। दरअसल वो रास्ता एक भूल भुलैया की तरह होता है, जो एक विच के घर का रास्ता था। अब एस्पिन और राजकुमारी उस विच के घर के अंदर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस विच की नाक एक टेबल में फंसी है। अब वो विच एस्पिन से उसकी मदद करने के लिए कहती हैं। इसके बाद एस्पिन उस विच की मदद करता है। अब वो एस्पिन से पूछती हैं कि यह खूबसूरत लड़की कौन है। इस पर एस्पिन उसे बताता है कि यह राजकुमारी क्रिस्टीन है और हमें जल्द से जल्द गोल्डन पैलेस पहुंचना है। क्या तुम हमें वहां तक जाने का पता बता सकती हो? इस पर वो विच एस्पिन को बताती है कि आज तक सिर्फ एक ही इंसान उस जगह से जिंदा लौटा है और वहीं तुम्हें गोल्डन पैलेस तक पहुंचने का सही रास्ता बता सकता है। लेकिन उस इंसान तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों में मौजूद एक गुफा के पीछे रहता है। और उस गुफा तक पहुंचने से पहले तुम्हें एक राक्षस मिलेगा जो तुम्हें किसी तरह गुमराह करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है। तभी तुम उस इंसान तक पहुंच सकते हो। इसके बाद विच उनसे कहती हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैं 1 सेकंड में आती हूँ, लेकिन तब तक तुम किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। अब वो चुड़ैल अंदर चली जाती है। तभी एस्पिन को एक अजीब संदूक दिखाई देता है और वो उसे खोल देता है। तभी उस संदूक से बहुत तेज हवा चलने लगती, जिससे उस चुड़ैल की झोपड़ी हिलने लगती है। इसके बाद एस्पिन और राजकुमारी उसे किसी तरह बंद कर देते हैं। अब वो विच एस्पिन को अंदर से उड़ने वाले जादुई जूते लाकर देती है और उससे कहती हैं कि यह जूते मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के हैं। साथ ही वो उसे उन जूतों के बारे में कुछ जरूरी जानकारी भी बताती हैं। इसके बाद एस्पिन और राजकुमारी उस झोपड़ी से बाहर आ जाते हैं। अब एस्पिन उन जूतों को पहन के देखने लगता है और जैसे ही वो कदम उठाता है, वो उड़कर एक पेड़ से टकरा जाता है। इसके बाद वो दोबारा ट्राई करता है। इस बार वो एक एंगल सेट करता है और उसी तरफ कदम उठाता है, लेकिन इस बार भी वह पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो उन जूतों को अपने बैग में रख देता है और फिर वो सभी उस गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर एस्पिन के दोनों भाई एस्पिन का इंतजार कर रहे होते ताकि वह उस कैद से आजाद हो सकें। तभी वहां पर पोल से वही लड़की मिलने आती है जो उसे पार्टी में मिली थी। वो पोल के लिए एक केक लेकर आती है। पॉल भी फिर से उससे मिलकर बहुत खुश था। अब पोल का भाई उस केक को खाने की बजाय उसमें कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे उस केक के अंदर एक साबुन और एक कंघी मिलती है। दूसरी तरफ राजकुमारी और एस्पिन चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी अचानक उन्हें वहां पर बहुत ही डरावनी आवाज सुनाई देती है। अब राजकुमारी के सारे सैनिक उस आवाज से डरकर उन दोनों को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन राजकुमारी और एस्पिन वहां से आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। तभी वहां पर अचानक बारिश होने लगती है। अब राजकुमारी एस्पिन से कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों में आकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। तब एस्पिन क्रिस्टीन से कहता है, जब हमें वो जादुई पानी मिल जाएगा, तब तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। अब रात होने पर वह दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं।
जब राजकुमारी को नींद आ जाती है, तब वह जोर जोर से खर्राटे लेने लगती है, जिस वजह से एस्पिन को नींद नहीं आ रही थी। फिर वो अपने कानों में घास डालकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस जगह पर वायलिन बजने की आवाज सुनाई देती है, जिससे आकर्षित होकर क्रिस्टीन उस आवाज की तरफ जाने लगती है। जब एस्पिन की आंख खुलती है, तब उसे क्रिस्टीन कहीं दिखाई नहीं देती। फिर वो उसे ढूंढते हुए क्रिस्टीन के पीछे पीछे जाने लगता है, और जब वह अपने कानों से उस घास को बाहर निकालकर सुनता है, तब वह समझ जाता है कि क्रिस्टीन उस आवाज की वजह से आकर्षित हो रही है। तभी एस्पिन को एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो एक झरने के नीचे बैठकर वायलिन बजा रहा था, और उसकी धुन में एक अजीब सी मदहोशी थी। अब एस्पिन राजकुमारी को होश में लाता है, और तभी उसे उस ओल्ड विच की बातें याद आ जाती हैं। एस्पिन देखता है कि यह वही गुफा है जिसमें वो मॉन्स्टर रहता है। अब वो मॉन्स्टर उन दोनों के पास आता है और उन्हें आगे बढ़ने से मना कर देता है, और साथ ही वो उनके सामने एक शर्त रखता है कि अगर तुम्हें यहां से आगे जाना है तो उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक प्रतियोगिता करनी होगी, और जब तुम इस कंपटीशन में मुझे हरा दोगे, तब तुम यहां से आगे जा सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए, तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। अब एस्पिन उस बदसूरत से दिखने वाले मॉन्स्टर का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद पहले वो मॉन्स्टर वायलिन बजाता है, जिसे कोई एक बार सुन ले तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता। अब क्रिस्टिन एक बार फिर से उस धुन की वजह से मदहोश हो जाती है। अब एस्पिन की बारी आती है, और वो इतना बेसुरा वायलिन बजाता है जिसे सुनकर मॉन्स्टर के कानों में दर्द होने लगता है। और तभी एस्पिन उस वायलिन से उस मॉन्स्टर के सिर पर एक जोरदार अटैक करता है, जिसके चलते वो मॉन्स्टर वहीं पर ढेर हो जाता है। इसके बाद एस्पिन राजकुमारी को लेकर गुफा में चला जाता है। उस गुफा में बहुत अंधेरा था। अब राजकुमारी उस वायलिन को बजाने लगती है, जिससे उस गुफा में रोशनी हो जाती, और फिर वो दोनों गुफा के दूसरी ओर निकल आते हैं। इसके बाद राजकुमारी एस्पिन को सॉरी बोलती है, और फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। अब एस्पिन को एक बोतल मिलती है, तो एस्पिन क्रिस्टिन से पूछता है कि यह क्या चीज़ है। इस पर क्रिस्टीन उसे बताती है कि इससे किसी भी मदहोश इंसान को होश में लाया जा सकता है। तभी क्रिस्टीन को कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है। अब वो दोनों उस घर के पास चले जाते हैं, जहां पर उन्हें एक बूढ़ा इंसान दिखाई देता है, जो लकड़ी चीर रहा होता है। अब एस्पिन उससे पूछता है कि क्या आप वही इंसान हैं जो सोरिया मोरिया से जिंदा लौटे थे। इस पर वो बूढ़ा उन्हें बताता है कि इस बारे में तुम्हें मेरे पिताजी से पूछना चाहिए, जो अंदर हैं। फिर वो दोनों उस घर में चले जाते हैं, जहां उन्हें एक और बूढ़ा आदमी मिलता है। अब एस्पिन फिर से वही सवाल उससे भी पूछता है। इस पर वो बूढ़ा भी उन्हें सैम जवाब देता है। अब वो तीसरे नंबर के बूढ़े व्यक्ति के पास जाते हैं, और आश्चर्य की बात तो यह थी कि वो भी उन्हें यही कहता है कि इस बारे में तुम्हें मेरे पिताजी से बात करना चाहिए। अब एस्पिन और क्रिस्टीन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अब वो लोग लास्ट में सबसे ज्यादा बूढ़े व्यक्ति के पास जाते हैं, जो बहुत ही छोटा था, और उन्हें वो ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि उम्र बढ़ने के साथ ही इन लोगों की हाइट और मेमोरी भी लॉस होने लगती हैं। अब वो दोनों उससे गोल्डन पैलेस के बारे में पूछते हैं। इस पर वो उन्हें बताता है कि हाँ, मैं वहां पर गया था और मैंने वाटर ऑफ लाइफ को पिया है, लेकिन अब मेरी उम्र ज्यादा होने के कारण मैं वहां जाने का रास्ता भूल गया हूँ। ये सुनकर वो दोनों निराश हो जाते हैं। तभी वह उन्हें बताता है कि मेरे पास एक डायरी है, जिसमें तुम्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। इसके बाद एस्पिन उस डायरी को पढ़ने लगता है। अब उस डायरी को लेकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहां पर उन्हें वही ग्रुप के लोग मिलते हैं, जिन्होंने क्रिस्टीन के माता पिता को ड्रिंक में जहर मिलाया था। अब वो लोग एस्मिन और क्रिस्टीन को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें अपने कैंप में ले आते हैं। इसके बाद उस ग्रुप की लीडर एक कबूतर के जरिए किसी को संदेश पहुंचाती है। अब यहाँ पर क्रिस्टियन ग्रुप की लीडर से पूछती है कि आप लोग कौन हो और तुम हमसे क्या चाहते हो। ये सुनकर उस ग्रुप के सभी लोग उन पर हंसने लगते हैं। अब वो लीडर क्रिस्टियन को बताती है कि मेरे ही कहने पर तुम्हारे माता पिता को जहर पिलाया गया था। अब क्रिस्टियन उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर वो महिला उसे कुछ भी नहीं बताती है, और फिर वह अपने लोगों से कहती है कि इन दोनों को खत्म कर दो। लेकिन फिर अचानक उसका मन बदल जाता है,
और इसके बाद वो क्रिस्टीन से कहती है कि तुम्हारे माता पिता को जान से मारने की साजिश रचने वाला और कोई नहीं, बल्कि तुम्हारा वफादार मंत्री ही है। यह सुनकर क्रिस्टन को बहुत हैरानी होती है। इसके बाद वो महिला अपने ग्रुप के लोगों को उन दोनों को मार डालने का आदेश देती हैं। उसी समय क्रिस्टन बड़ी ही चतुराई से टेबल पर रखे चाकू को अपने कपड़ों में छुपा लेती है। और जब वो लोग उन्हें मारने के लिए बाहर लेकर आते हैं और इस बात पर दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि इन्हें कौन मारेगा, उसी दौरान क्रिस्टीन अपने हाथ की रस्सी को चाकू की मदद से काट लेती है और फिर वो दोनों वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद वो उस लीडर के कैंप में जाते हैं जहां वो उस वायलन को उठाकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो सभी लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद क्रिस्टीन जादुई वायलन को बजाने लगती है, जिसके बाद वह सब लोग वायलन की मधुर धुन से मदहोश होकर सब कुछ भूल जाते हैं और नाचने लगते हैं। तभी उस लीडर को पता चल जाता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, जिससे वह वायलन गिरकर टूट जाता है, लेकिन वो दोनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एस्पिन के भाइयों के पास राजा का वही धोखेबाज मंत्री आता है और उनसे कहता है कि मैं जानता हूं तुमने राजा और रानी की ड्रिंक में जहर नहीं मिलाया। इस पर पॉल उससे पूछता है कि आखिर वो गद्दार कौन है। तब वह मंत्री मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वो गद्दार तुम्हारे सामने खड़ा है, और अगर तुम एस्पिन और राजकुमारी का इंतजार कर रहे हो तो वो अब कभी वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि मेरे लोगों ने उन्हें भी जान से मार दिया होगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब यह सुनकर एस्पिन के दोनों भाई उस कैद से निकलने की योजना बनाते हैं। रात होने पर पोल बाहर बैठे गार्ड के सामने हार्ट अटैक आने का नाटक करता है, और जब वो उसे चेक करने के लिए वहां पर आता है तभी पोल उस पर अटैक करके उसे वहीं ढेर कर देता है। और फिर वो दोनों भाई वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी देख लेता है और उससे छिपने के चक्कर में वह दोनों गलती से उसी मंत्री के कमरे में आ जाते हैं। इसके बाद वो मंत्री उनसे कहता है कि अब यह साबित हो गया है कि राजा और रानी को तुमने ही जहर दिया था, और अब कल तुम्हें राजा और रानी को मारने की साजिश करने के जुर्म में मौत की सजा दी जाएगी। इसके बाद वहां पर सैनिक भी आ जाते हैं और दोबारा उन दोनों को पकड़कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ एस्पिन और राजकुमारी आगे बढ़ते हुए एक आइलैंड पर आ जाते हैं, जहां पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। अब एस्पिन उससे पूछता है कि क्या आप हमें सूर्या मोरिया गोल्डन पैलेस तक पहुंचा सकते हो। गोल्डन पैलेस का नाम सुनते ही वह बूढ़ा नाविक बहुत डर जाता है और वह उन्हें वहां पर जाने से इनकार कर देता है और उन्हें अलर्ट करते हुए कहता है कि वो आइलैंड बहुत ज्यादा खतरों से भरा है। वहां पर बहुत से मॉन्स्टर भी रहते हैं और आज तक उस जगह से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा है। अब एस्पिन अपने पॉकेट को टटोल कर देखता है, लेकिन उसके पास उस आदमी को देने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी क्रिस्टीन अपने पास रखे कुछ सोने के सिक्के उस बूढ़े आदमी को दे देती है, जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी उन्हें उस जगह का एक नक्शा देता है। अब एस्पिन उस नक्शे को देखकर गोल्डन पैलेस तक पहुंचने का सही रास्ता ढूंढ लेता है। अब वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ उस खतरनाक आइलैंड पर नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी नाव ले जा सकते हो। इसके बाद एस्पिन और क्रिस्टिन नाव लेकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अब कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा धुंध का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर वो दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं कि तभी उनकी नाव से कुछ टकराता है। जब वह पानी में देखते तो उन्हें वहां बहुत सी डेड बॉडीज दिखाई देती है, जो शायद उन लोगों की होगी जो यहाँ पर उस पैलेस की खोज में आए होंगे। जिन्हें देखकर वो दोनों डर जाते हैं। तभी उनके साथ कुछ अजीब होने लगता है और एक क्रिएचर पानी से निकलकर उन पर अटैक कर देता है। इसके बाद क्रिस्टीन उस पर कई वार करती हैं, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी पानी में कुछ हलचल होती दिखाई देती है और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनके सामने प्रकट हो जाता है और फिर वो अचानक उन पर अटैक कर देता है। जब एस्पिन की आंख खुलती है तो वो एक आइलैंड के किनारे पड़ा होता है, लेकिन एस्पिन को क्रिस्टीन कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। उसे सिर्फ उसका बेल्ट मिलता है। अब एस्पिन हर जगह क्रिस्टिन को ढूंढने लगता है और जब वो उसे कहीं नहीं मिलती तब वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि एस्पिन क्रिस्टिन से प्यार करने लगा था। इसके बाद एस्पिन एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर देखता है। तब उसे वहीं सूर्या मोरिया गोल्डन पैलेस दिखाई देता है। इसके बाद एस्पिन उस पैलेस के अंदर दाखिल हो जाता है। उस पैलेस के अंदर का मंजर बहुत ही डरावना था। उस पैलेस में कई लाशें पड़ी हुई थीं
और सिंहासन पर उस राजा का कंकाल होता है, जिसके हाथ में एक बॉल जैसी चीज होती है। अब एस्पिन उस बॉल को लेकर अपने बैग में रख लेता है और फिर वो एक अंधेरे गलियारे से गुजरता हुआ महल के नीचे बने तहखाने में चला जाता है। और यहाँ पर भी उसे बहुत सारे कंकाल दिखाई देते हैं। तभी एस्पिन एक रोशनी के सामने आ जाता है। इसके बाद वहां पर जहरीली गैस निकलने लगती है और तभी एस्पिन अपने पास रखी उस शॉट की बोतल को पी जाता है, जिससे वो बेहोश होने से बच जाता है। अब एस्पिन एक दरवाजे को ओपन करता है, जहां पर उसे वाटर ऑफ लाइफ का प्याला दिखाई देता है। लेकिन तभी वहां पर वो ग्रुप भी आ जाता है, जिन्होंने क्रिस्टिन को बंदी बना रखा था। अब एस्पिन राजकुमारी को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद उस ग्रुप की लीडर पानी पीने के लिए उस प्याले की तरफ दौड़ती है। एस्पिन उसे रोकने की कोशिश करता है और फिर सभी एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और कुछ लोग वहां बिखरे पड़े सोने के सिक्के बटोरने लगते हैं। अब किसी तरह उस ग्रुप की लीडर उस जादुई पानी को पीने में सफल हो जाती है और उस पानी को पीते ही वो महिला बहुत ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर सब कुछ हिलने लगता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। अब वहां पर एक 3 सिर वाला राक्षस आ जाता है, जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था, जिसकी आंखें नहीं थीं। लेकिन वो इंसान की खुशबू सूंघ कर उसे पहचान जाता था। अब ग्रुप की लीडर को यह लगने लगा था कि वह बहुत ताकतवर और अमर हो गई है। इस वजह से वो उस राक्षस को मारने लगती है। लेकिन उस राक्षस पर उसके अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बाद वो राक्षस उस महिला को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। यह देखकर उस ग्रुप के सभी लोग डर कर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर जहरीली गैस निकलने लगती है और जिसकी वजह से वो सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। अब वो राक्षस उन दोनों पर भी अटैक करने वाला था कि तभी क्रिस्टिन उस राक्षस से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स को किसी ने धोखे से जहर पिला दिया है और इस वजह से हमें इस पानी की जरूरत है। तो इस पर वो राक्षस उससे कहता है कि यहाँ पर आने वाला हर व्यक्ति यही कहता है, लेकिन तुम्हारी मदद करने के बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये सुनकर एस्पिन अपने पास रखी उस बॉल को उसे दे देता है, जो दरअसल उसी राक्षस की आंख होती है। अब उसे अपनी आंख मिल जाने पर वो राक्षस बहुत खुश होता है और फिर वो उन दोनों को उस जादुई पानी को ले जाने की अनुमति दे देता है। अब क्रिस्टीन उस प्याले में से एक बोतल पानी भर लेती है और फिर एस्पिन और क्रिस्टन उन जादुई जूतों की मदद से छलांग लगाते हुए वापस लौटने लगते हैं। तभी वो एक जगह पर रुकते हैं, जहां पर वो चुड़ैल उनसे डर कर गिर जाती है और जिसकी वजह से उसकी नाक फिर से फंस जाती है। वहीं दूसरी तरफ पॉल और उसके भाई को वो मंत्री मौत की सजा सुनाता है और इसके बाद वो उन्हें एक लकड़ी के कंटेनर में डालकर सीढ़ियों से धकेलने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर एस्पिन आ टपकता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। अब एस्पिन राज्य के सभी लोगों से कहता है कि राजा और रानी को जहर देने वाला और कोई नहीं, यही मंत्री है। लेकिन एस्पिन की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है और इसके बाद वो मंत्री एस्पिन को अरेस्ट करने का आदेश देता है और फिर उसे भी उसके दोनों भाइयों के साथ एक कंटेनर में डाल दिया जाता है। और जैसे ही वो उन्हें धकेलने वाला था कि तभी वहां पर राजा और रानी भी आ जाते हैं, क्योंकि क्रिस्टीन ने पहले ही उन्हें वो जादुई पानी पिला दिया था। और फिर राजा अपने उस दगेबाज मंत्री को गद्दारी करने के जुर्म में उसे काल कोठरी में डालने का आदेश देता है, जिसके बाद एस्पिन के दोनों भाइयों को भी आजाद कर दिया जाता है। अब एस्पिन क्रिस्टीन को वही गिफ्ट देता है जो वो उसे उसके बर्थडे पर नहीं दे पाया था। अब क्रिस्टीन अपने माता पिता को बताती है कि एस्पिन की वजह से ही आप दोनों जिंदा हो, इसी ने तुम्हें बचाया है और मैं एस्पिन को चाहती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। अब इस पर राजा और रानी दोनों मान जाते हैं और फिर वो दोनों वहीं पर किस करने लगते हैं। उन्हें किस करते देखकर एस्पिन का भाई पोल भी उस नौकरानी को अपना लेता है। इसके बाद वो दोनों भी एक दूसरे को किस करते हैं। यह देखकर एस्पिन के पिता भी बहुत खुश हो जाते हैं और अब क्रिस्टिन और एस्पिन उसी महल में एक साथ रहने लगते हैं। और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।